GTV में मुजाहिद बेरली आपको खुशामदीद कहता है। और आज वफाक के बाद और पंजाब के बाद सिंध असम्बली का बजट था। मैंने सोचा ज़रा असम्बली के इर्द गिर्द लोगों से पूछा जाए कि बजट के बारे में क्या कहते हैं, और ख़ुद अपने मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर ख़जाना भी हैं उनकी बजट स्पीच भी सुनी जाए। लेकिन इसी दौरान ख़बरें आने लगी कि कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, इतना बड़ा हंगामा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़रा मैं उसकी एक झलक ही दिखा सकता हूँ, वो आवाज़ें भी नहीं सुनाता। ज़रा देखिए कौमी असम्बली में आज क्या हुआ। शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, कौमी असम्बली के स्पीकर भी नज़र आ रहे थे। मैं कहने ज़रा करीब से दिखाइए एक बार ज़रा इनको, कि क्योंकि ये तमाशा जो हुआ है इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने तो पार्लियामेंट को जाके भी कवर किया है, और एक बार नहीं 77 की असम्बली भी देखी, बाद में 85 की देखी, शरीफों को देखा, बेनज़ीर के बाबा गो के नारे भी सुने। और फिर मैंने कहा ना कि जितने भी साबिका पार्लियामान में हुए, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ करती इतनी हैरत नहीं होती। लेकिन इमरान खान साहब, जिनके बारे में कम से कम ये कहा जाता है ईमानदार हैं, ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो अभी मैं तो चाह रहा हूँ कि ज़रा दायरे की शक्ल में इनके चेहरे दिखाए जाएँ। आप में से बाहर से वो अल्फाज मुझसे अदा नहीं हो रहे कि किस तरह मजम्मत की जाए जो आज पार्लियामेंट में हुआ। क्या सारी दुनिया ने देखा होगा, क्या सारी कौम ने देखा होगा। न सदर अलवी को परवाह, मेरा ख्याल इमरान खान पता नहीं नथिया गली से आए ना आए, कहते नहीं इजलास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर चाहता हूँ कि ये जो अरकान, जिनको ज़रा मैंने सोचा कि ज़रा इनको दायरे में दिखाया जाए किस तरह। आप इसे बाहर थे तो फिर अपने नुमाइंदे इंतज़ार जैदी से मालूम करूँ कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। हालांकि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि अपने मोहतरम आरिफ हबीब साहब से गुफ्तगू की जाती, ज़रा संजीदा के वफाकी बजट ने हमें क्या दिया। लेकिन ये दिखाना इतना ज़रूरी है कि शायद इसको देखकर उन्हें सबक सीखें और आइंदा ना हो। देखिए ज़रा एक बार फिर मैं इंतज़ार जैदी की तरफ आता हूँ। जी इंतज़ार, ये मुझे बताइए कि ये जो आप में से बाहर हुए और ये जो सब कुछ हुआ, तो आपने पार्लियामेंट में क्या इस तरह का पहले कभी देखा, इस तरह हुआ है कोई? जी इंतज़ार। मुजाहिद बेरली साहब, देखें ये गुज़िश्ता रोज़ से कशीदा सूरत हाल है, और आज जो हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि पार्लिमानी रवायात हैं कि अपोजिशन लीडर ने बजट बहस का आगाज़ करना होता है, जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त पर उठे और उन्होंने स्पीच का आगाज़ किया तो हुकूमत के जितने अरकान थे वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और टी के नारे लगाते रहे। उसके बाद तमाम अरकान जो हैं, हुकूमत के तमाम अरकान, वो अपनी नशिस्तों से उठकर आगे आ गए। स्पीकर कौमी असम्बली कैसर ने बारहा तंबीह की कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठें, लेकिन जितने अरकान हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं और वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी शामिल हैं, वो भी अपनी नशिस्तों पर खड़े थे। और बाज़ मौक़े पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो इशारे भी कर रहे थे बैक बेंचर्स को कि वो आगे आएँ और एहतजाज करें। और उसके बाद ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। ये जैसे ही कशीदा सूरत हाल बढ़ती गई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कुछ देर के लिए तवक्कुफ़ किया, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो थमी नहीं। और जैसे ही मुझे नहीं लगता इंतजार कि ये कोई जो है स्पीकर ने रोकने की कोशिश की। ये मुझे तो ऐसा लगता है एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ। और आप खुद कह रहे हैं कि फवाद चौधरी इसमें शामिल थे, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जो तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान को। पता नहीं, आप जब प्रेस ब्रीफिंग में पूछेंगे तो ये सब प्लानिंग के तहत हुआ होगा ना, अचानक तो नहीं हुआ। हंगामे हमने भी देखे हैं असम्बलियों में, लेकिन ये तो लग रहा है सीटियां जो लाई गई और जो गालम गलौच हुई, और जब पता था कि सरकारी टीवी सारी दुनिया को, पारे मुल्क को दिखाया जाएगा, गालिबन स्पीकर भी इसमें शामिल होंगे। इंतजार जैदी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी देखें मुजाहिद साहब, इस तमाम सूरत हाल की जो बात है वो असल में ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखी काफ़ी दिनों से थी। और जैसे ही बजट का आगाज़ हुआ और शौकत तरीन जिन्होंने बजट पेश करना था, तो उस वक्त अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया था। उसके बाद हुकूमत ने यह तय किया था कि अपोजिशन लीडर जब तकरीर करेंगे तो फिर उन्हें भी तकरीर नहीं करने दी जाएगी, और इसी तरह का जो है
वो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसके बाद कल ये रद्द-ए-अमल दिया गया तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए। लेकिन इंतजार मैं जानता हूं कि शरीफों ने जरदारियों के खिलाफ और जरदारियों ने शरीफों के दौरान किया या पिछले 2 बजटों में इन्होंने किया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शौकत तरीन साहब की तकरीर में शोर शोगा तो हुआ, लेकिन शौकत तरीन साहब के साथ वो सलूक नहीं हुआ जो आज शहबाज शरीफ के साथ सलूक हुआ। इंतजार नहीं, ऐसी ज़बान या ऐसे मुग़ल्लिज़ात जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से नहीं कहे गए थे, अलबत्ता एहतजाज किया गया था, उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे, वो हुकूमती बेंचेस के करीब ज़रूर गए थे, लेकिन गालम गलौज तक बात नहीं आई थी और वो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे और उसे IMF का बजट करार दे रहे थे, उसे हुकूमत की मिली भगत करार दे रहे थे, उसे अल्फाज का हेर फेर करार दे रहे थे। लेकिन जिस तरह की आज इखलाक बाख्ता गुफ्तगू की गई है, इस तरह के अल्फाज अपोजिशन के एहतजाज में नहीं थे और आज जो एहतजाज हुआ है, जो अल्फाज आज इस्तेमाल हुए हैं, इससे पहले इस तरह के अल्फाज इस तरह के ऐवान में नहीं सुने गए। जी रजील साहब, शुक्रिया। इंतजार ज़ैदी, जैसे मैंने कहा कि हम तो समझते थे कि हम वफाकी बजट पर ज़रा संजीदगी से गुफ्तगू करेंगे, इसीलिए मैंने जहमत दी थी और ख़ुद इस बजट को बनाने में बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान की सनत तिजारत का बहुत बड़ा नाम मोहतरम आरिफ हबीब साहब, और आरिफ हबीब साहब हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं वरना गुरेज करते हैं। आरिफ हबीब साहब, मैंने सोचा पहले आपको क्यों इस सब कुछ दिखाऊं और आपको सब इसमें क्यों शरीक करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, आप भी करीब हैं, मेरे भी कुछ खान साहब से आशनाई है, 1 घंटे तक ये कुछ होता रहा जो असम्बली में, इसके बाद जो आप कितने भी अदाद शुमार करें, आप कितने ही कहें कि गर्दिशी कर्जा और IMF और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और टेक्सटाइल की तरक्की और एहसास प्रोग्राम, ये तो बड़ा, ये सब कुछ तो इस नारेबाजी में गालम गुलाब में सब कुछ बह गया ना आरिफ हबीब साहब? जी, आई थिंक बिल्कुल ये मायूसकुन है और इस तरीके से जो है प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की जो है वो एहतराम करें, इज़्ज़त करें, और इस तरह शोर गोगा जो है वो करना मुनासिब नहीं है। अपने आर्गूमेंट्स के तहत अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करके मुद्दल बातें हों, और वो आई थिंक फिर ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए होता है। एक तो गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर पेश करे, इसी तरह अपोजिशन जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, और अपोजिशन आई बिलीव उसका काम ही होता है कि गवर्नमेंट को जो है वो ऑन टोज रखे और उसकी पॉलिसियों पर जो है वो तामीरी तनकीद करे। तो लेकिन ये है कि इस किस्म का जो प्रैक्टिस है वो आई बिलीव के जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए ज़रा जो है वो मायूसकुन है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी यानी बहुत अरसे से, ये नहीं कि हुकूमत में खान साहब आएँ, बल्कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उनके जो काम हैं, उनके हवाले से भी, और मैं ख़ुद भी खान साहब की तमाम जो खदमात रही हैं, तो मुझे इसलिए ज़रा हैरत हो रही है कि मैं तो समझ रहा था कि शायद वो नथिया गली चले गए, वहाँ तक उन तक ना TV देखते हो, ना आवाज़ गई हो, या उन्होंने देखा नहीं हो, लेकिन अगर वो देख रहे थे, ख़ास तौर पे 2-3 अरकान तो बिल्कुल आपे से बाहर थे और ऐसा लग रहा था कि वो ज़बान यानी शायद नशर भी हम नहीं कर सकते हों, और उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो मैं बाद में करूँगा। मैं बुनियादी सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन आप मैंने कहा ना बहुत करीब से जानते हैं, गालिबन प्राइम मिनिस्टर को इसका ज़रूर नोटिस लेना चाहिए अगर उनको लाइल्म रख के हुआ। कहते हैं जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थपकी दे रहे थे, भिजवा रहे थे। आरिफ हबीब साहब, नहीं, आई थिंक जितने भी सारे जो लीडरान हैं उनके साथ जो है वो हमें काम करने का मौका मिला है, और कई सालों से चूँकि हम तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, बिज़नेस और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें तो जो भी हुकूमत होती है उसके साथ हम जो है वो काम करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। तो आई बिलीव चीज़ें जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और इस किस्म के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए जो है वो कोशिशें करनी चाहिए। अरे जब एक कल चलें हटते हैं, और यकीनन आपके भी ताल्लुकात होंगे और बड़े बुर्दबार और संजीदा आदमी हैं हमारे सलीम मांडवी वाला साहब, पूरी फैमिली उनकी, नदीम मांडवी वाला साहब भी हैं और डिप्टी चेयरमैन कैसे भी रहे। कल उन्होंने जो, मैंने जब गुफ्तगू की तो बहुत ही उन्होंने एक जो बात कही, बहुत ही स्पेसिफिक मैं कह रहा हूँ, वो ये कहने लगे कि ये यानी वो ख़ुद भी हालांकि कहता है ये बिज़नेस फ्रेंडली आवाम दुश्मन बजट है।
क्या बिल्कुल इन 4 अल्फाजों में, 2 टोक अल्फाज में इस तरह कहना दुरुस्त है? क्योंकि बहरहाल वो अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी में अपोजिशन का ये मौक़िफ़ होगा, आप क्या समझते हैं? आई थिंक ये अगर वो बिजनेस फ्रेंडली है तो फिर मैं समझता हूँ कि आवाम फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये बिजनेसेस ही हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्चुअली जो है वो रोज़गार का ज़रिया है। यानी मतलब तमाम, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तमाम जो इंडस्ट्री है और तमाम जो कारोबार है और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो लोगों के रोज़गार की सबीलें हैं। कहीं भी जो है कोई इदारा बनता है, वो इदारा जो है वो लोगों को अगर रोज़गार के मौक़े फ़राहम करता है तो वो जो है आवाम की फ़लाह और बहबूद का है। इसीलिए दुनिया भर में जो है वो इन्वेस्टर्स की बहुत कदर की जाती है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट करता है। और मेरा तजर्बा है कि जब आप कोई भी कारोबार लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, इवन आप कोई चैनल शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस अदा करते हैं मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, और वो फिर इसके बाद जो है जो आप लोगों को हायर करते हैं तो सबको पहले सैलरी देते हैं। प्रॉफिट तो जो है वो बाद में आता है, प्रॉफिट तो मैनी टाइम कई साल लग जाते हैं उसके आने के बाद। उससे पहले जो है वो रिस्क लेता है। लेकिन इस तमाम एक्टिविटी में जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो तो जो है हुकूमत और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो पहले होते हैं। तो इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमें ये तफावत पैदा नहीं करना चाहिए, हमें सबको यूनाइटेड रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो है बहुत काम करने की ज़रूरत है। और वो जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, हम मिलके जो है वो काम नहीं करेंगे, हम आई थिंक जो है वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान पीछे रह गया है। दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई है और उसको हमें कैचअप करना है, और वो जब ही हो सकता है कि जब हम सब मिल के जो है वो इसकी बेहतरी के लिए काम करें। आरिफ साहब, वैसे मौजू तो ये इस सवाल का जवाब हो सकता है तवील भी हो जाए, लेकिन मुझे आपके पास भी आप एक तो आपने मेहरबानी फरमाई, मैं चाहता हूँ बहुत और ज़रा सा क्लोज हो के स्पेसिफिकली मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा। मतलब 2 बातें कही गई तरीन साहब ने, आपके दोस्त शौकत तरीन साहब ने, कि इस कोरोना के सबब 2 करोड़ 60 लाख मज़ीद बेरोज़गार हुए। दूसरी तरफ मैं अगर इस तरफ जाता हूँ तो आपके जो टॉप 10 बैंक्स दिखाते हैं वो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। आप बताते हैं कि हमारे यहाँ अब मोबाइल फ़ोन जो बाहर से आते थे उनके इस्तेमाल करने वालों की तादाद ग़ालिबन 13-15 करोड़ हो गई है। आपकी ऑटोमोबाइल जो है वो भी ग़ालिबन रिमार्केबल 21%, 31, मैं तो आदार शुमार का आदमी नहीं हूँ। कंस्ट्रक्शन का जो बूम आया है उसके तब कहते हैं सीमेंट जो है 41% बढ़ा है। यानी आप ये तमाम GDP भी आप कहते हैं 3.97 आपका हो गया है। यानी आप तमाम पॉजिटिव साइंस अपने सनत में, तिजारत में बता रहे हैं। फिर आप ये जो क्या ये जो तरक्की हो रही है हर शोबों में, तो उससे आम आदमी की क्यों बेरोज़गारी हो रही है, लोग क्यों बेरोज़गार हो रहे हैं? तो इसमें ये समझा जाएगा कि बैंकों के मुनाफों में इजाफा हो, जो सनतकार हैं उनके इजाफा हो, गरीब आदमी को जो आप देते थे उसमें भी यानी आप उसको दे ही नहीं, बेरोज़गार भी कर दें। देखिए, ये जब कोरोना आया, कोरोना से पहले जो है वो भी ज़रा हालात मुश्किल थे, और मुश्किल यूँ थे कि ज़ाहिर हम जब IMF के प्रोग्राम में गए और IMF के प्रोग्राम की वजह से हमें अपने रुपए को डीवैल्यू करना पड़ा, हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने पड़े, तो उससे तमाम कारोबार जो है वो अफेक्ट हुए, और अफेक्ट हुए तो उनकी एबिलिटी टू गिव रोज़गार टू पीपल जो है वो उसमें कमी आई। फिर ये कोरोना आ गया तो कुछ लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने की वजह से ये दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे हॉस्पिटलिटी बिजनेस, ये सब बुरी तरह जो है वो अफेक्ट हुए। जब वो बुरी तरह अफेक्ट हुए तो उनसे मुंसलिक जो भी रोज़गार था वो भी बुरी तरह से जो है वो अफेक्ट हुआ। फिर ये है कि उसमें जो है वो ये फैसला किया गया कि नहीं, ये ज़्यादा लॉकडाउन जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं है,
लिहाजा वो उसको कोशिश की गई कि उसको दोबारा से शुरू करें। बट लकीली ये कोविड के फ़ौरन बाद जो है ये पॉलिसी मेकर्स को जो है वो एहसास हुआ और उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किए, कुछ कारोबारों को जो है वो रिलीफ दिए और उन रिलीफ की वजह से फिर रुपए में स्टेबिलिटी आई। तो फिर एक वी टाइप रिकवरी जो है वो आई, मुख्तलिफ शोबों में जो है वो डिमांड्स बढ़ी, फिर हमारे रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ना शुरू हुए। तो उससे जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे पॉजिटिव असरात आए। तो जनरली उस पोस्ट कोविड जो पॉलिसीज़ में जो बेहतरी आई, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, तो उसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्रीज़ और कारोबार जो है वो बेहतर। आपको पता होगा कि कोविड में तो लोगों को जो है वो कंपनीज को सैलरीज देना भी जो है वो प्रॉब्लम था। तो ऐसी पॉलिसी स्टेट बैंक लाए कि आप पॉलिसी फैसिलिटी, उन्होंने सैलरी फैसिलिटी जो दी कि अगर आप अपने मुलाजिमीन को जो है वो फारिग नहीं करेंगे तो आपको 2 साल के लिए 3 साल के लिए जो है वो अर्जा कीमत पे जो है वो कर्जा जो है वो मिलेगा। तो इस टाइप की चीज़ें, चैलेंजेस जो है वो थे। अब होता ये है कि जब कारोबार फैलेगा, कारोबार बढ़ेगा। अब कारोबार जो है वो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे स्टोर हो, वो सब का एक कंट्रीब्यूशन है कि वो रोज़गार पैदा करता है, वो हुकूमत को जो है वो टैक्सेस कंट्रीब्यूट करता है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर शोबे में जो है वो एक्टिविटी बढ़े, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विसेज हो। तो उसको हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है। अब आप ये कहेंगे कि आम आदमी को जो है वो समरात जिसे पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचे, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो महंगाई है। और महंगाई क्यों हुई कि रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से इम्पोर्ट होती हैं वो महंगी हो गई। तो हम इसको कहते हैं कि वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है या इम्पोर्टेड महंगाई है, इसमें कोई कुछ जो है वो नहीं कर सकता। इसी तरह जो है वो जब यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ क्रॉप्स जो हैं उनका सपोर्ट प्राइस बढ़ाना पड़ा, तो वो बढ़ाना पड़ा। जब उसकी लागत ही जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर ज़ाहिर है मार्केट में वो महंगी मिलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम हुकूमत जो है या पाकिस्तान में हम महंगाई को कम करने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, रुपया भी जो है वो कदर जो है उसकी कीमत कम है। तो उसकी वजह से जो है वो महंगाई तो मुझे लगता है रहेगी। और अभी ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो अगले साल भी जो है वो महंगाई में कमी लाना तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा। अगर ये प्राइसेस अगर मेंटेन भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि लोगों की वेजेस को बढ़ाएं, लोगों की जो है वो सैलरीज को बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए काम करें ताकि वो महंगाई को जो है वो फेस कर सकें। और उसके लिए यही है कि आप लोगों की मिनिमम वेजेस बढ़ाएं, जैसे कि बढ़ाई भी गई है, इसमें जो है वो लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं। शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब ओवरऑल मैंने कहा कि बहुत संजीदगी से मईशत और सनत को देखते हैं, उनका किरदार भी रहा है बजट को बनाने में। और ओवरऑल तो मैंने कहा ना, ये रखे जो हंगामा आराई हुई, अरकान आप एतबार हुए, मजमूई तौर पर तो कहा यही जा रहा है कि ये एक बैलेंस मुतवाज़न बजट था। और आज सिंध असम्बली में मैंने सोचा कि देखने तमाशा गया, शाह साहब तकीर कर रहे थे, वैसे ही हंगामा आराई हो रही थी, लेकिन मैंने ज़रा असम्बली के बाहर देखा कि आम आदमी इस बजट को किस तरह देखता है। फिर थोड़ा सा ज़रा अंदर जाकर भी हुकूमत और अपोजिशन के अरकान से गुफ्तगू की। हमारे साथ रहिएगा। तो फिर ज़रा सिंध यानी अपने शहर कराची की असम्बली की तरफ चलते हैं। पहले मैंने सोचा था इस्लामाबाद जाता था हमेशा बजट देखने, तो वहाँ तो जा नहीं सका। अभी सिंध असम्बली जा रहा हूँ बजट देखने। तो मैंने कहा बन कबाब बना रहे हैं,
आपको कबाब की ज़रूरत होती होगी, घी की ज़रूरत होती होगी, मिर्च, मसाला, तेल, पता नहीं अंडे, बन, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती होगी। तो मैंने आपसे ही शुरू करूं कि मुराद अली शाह साहब तो क्या कहेंगे, बजट में क्या कमी करे? मैं है जी, अफसर भाला है, गरीब की सुनेंगे तो अच्छा है, उनके लिए ख्याल किया जाए ताकि कुछ तक हम सब का सस्ताई तो आए, बाकी और कुछ नहीं। बन कबाब कितने का कर दिया आपने? बंद गोभी तो 50 रुपए का है। 50 रुपये, हमारे ज़माने में 10 रुपये का भी नहीं होता था। अरे सरकार, आपका ज़माना और था ना सरकार। अब तो बुढ़ापे का टाइम है तो महंगा होगा। लेकिन लोग तो ले रहे हैं, तो बजट महंगाई होगी, लोग ने तो पेट भरना ही है। तो ये देखते हैं, ये अब टीवी पे बजट पढ़ते हैं अखबार में। पढ़ा लिखा काम, पढ़ा लिखा आदमी तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होती है, जो असेंबली में बैठे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं क्या? ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी इनको। क्या है? इतनी इज्जत दी, ये भी तो असेंबली में बैठे हुए। कोई कहता है करोड़ ले गया, कोई कहता है अरब ले गया, कोई मुल्क से चला गया, ये कहते इज्जत है। हर इंसान का अपना ईमान है। तो बजट से कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, हमें और आपको दिया दिलचस्पी होगी, महंगा है तो महंगा खाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। कितने बजे अगर आपको घर में दिया जाए 20,000 में घर चल जाएगा? 30,000 में? सर, चलाने वाला आदमी हो तो चला सकता है, क्यों नहीं चला सकता है? कि 10,000 में भी तनख्वाह ले रहा है तो अपने घर को चला रहा है, कोई 50,000 ले रहा है वो भी अपने घर को चला रहा है, तो चलाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि सिंध असेंबली में अभी धुआंधार हमारे वज़ीर आला से इनका खिताब होगा, बजट पेश करेंगे, ऐसे ही जैसे शौकत तरीन साहब ने 11 जून को इस्लामाबाद में पेश किया, फिर हमारे बुज़दार साहब ने पंजाब असेंबली का बजट पेश किया। ये बजट वगैरह लोगों को क्या देता है आम मौलवी को? जिनसे मालूम करें ज़रा। देखिए, कुल्फ़ी खा रहे हैं, ये हमारे साईं लोग यहाँ आए हुए हैं। शाह साहब अभी आएंगे, मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जा रहे हैं। कुछ बजट से मिलता है? उम्मीदें तो हैं, तनख्वाहें बढ़ गई ना आप लोगों की, इधर सरकारी मुलाजिम आ रहे हैं। बोला है, देखिए कंफर्म हो जब है कंफर्म किया 25% आपकी बढ़ गई तनख्वाह। बोला है ना, जब पास हो जाए उसके बाद देखिए क्या होता है। पंजाब ने 35 पर बढ़ा दिए। आपका क्या लगता है? माशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट में जो बजट होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। सरकारी मुलाजिम, मैंने कहा ये जिन गाड़ियों में आ रहे हैं, हाँ। उन गाड़ियों में रखने वाले आम आदमी का क्या बजट पेश करेंगे? गरीब आदमी का तो बजट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो वो हैं प्राइवेट जॉब करने वाले। अच्छा, ये तो बड़े खुश हैं सरकारी मुलाजिम वाले। आपका क्या ख्याल है, क्या फ़र्क पड़ेगा? गरीब आदमी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बेचारा वही जो अपनी रोज़ की रोटी कमा रहा है, खा रहा है, वही करेगा। बजट लाने से गरीब आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। कुल्फी लेते हुए भी 3 दफ़ा सोचता है। कितने की कुल्फी हो गई है? 40 रुपये की कुल्फी 10 आदमी तो वहाँ भी चले गए। 40 रुपए की मिल रही है, ठीक है। इन बेचारों का क्या कुछ है? तो ये जो इन लोगों का एहसास नहीं होता, ये जो आम आदमी इस तरीके से यहाँ से वहाँ तक देखते चलाएं, वो असेंबली में अव्वल तो अंदर जा नहीं सकता, हमें भी बगैर पैस के नहीं जाने देते। और ये पढ़ते हैं बजट आप लोग, इतने खरब इसका बजट, इतने अरब दे दिए, इतने करोड़ दे दिए। बस ये तो ऊपर वाले जानते हैं, अभी वो गरीब आदमी क्या जानता है उसमें, क्या ख्याल है? अमीर आदमियों को फ़ायदा होता है, गरीब आदमियों को कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं। गरीब आदमी को कुछ नहीं, वो बेचारा अपनी मजदूरी करेगा, आटा जब लेगा, रोटी लेगा, घर में फिर कोई एक चीज़ कम पड़ जाएगी कि भाई ये चीज़ बोला वही कल ला दूंगा। नहीं, लेकिन एक बात है, जो बेचारे यहाँ आ गए उनका भी कहाँ 3-4 मिल के गुजारा करते होंगे। जॉइंट फैमिली में गुजारा हो सकता है ना, मिलके गुजारा करते होंगे, बाकी एक बंदे का तो काम नहीं है। 20,000 में सर 12,000 किराया देगा। एक बंदा तो 40,000 में गुजारा नहीं कर पाता, ये तो 20,000 भाई कह रहे। 40,000 में आजकल गुजारा नहीं होता। एक कुल्फी 40 रुपए की है। एक कुल्फी 40 रुपए। कुल्फी मत खाओ ना यार, क्या कुल्फी, तुम भी कुल्फी जरूर खाओगे यार, कमाल है। अगर आपको भी दिल चाह रहा है ना, नहीं जाएगा। अगर कोई कुल्फी खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, आपने सोचा यार चलो 30 रुपये 10 रुपये और डाल के भी खा लो। तो ये जो मैं अभी जा रहा हूँ असेंबली के अंदर, बड़े मैं देख रहा हूँ उधर तरीन साहब इधर ये कर रहे थे, इतने खरब इसको मिल गया, इतने तालीम, इतना सेहत, ये वो तो पढ़ते ये कितना खराब अरब है थोड़ी मिल रहा है। गरीब को तो दूध वाला उधार नहीं दे रहा, गरीब को तो, अमीर को तो बोलता आ जाएंगे पैसे, यार कोई टेंशन नहीं है, पैसे आ जाते हैं ना, आप क्यों आए? गरीब को बोल रहा भाई कल के तो दे मेरे। आप तो सरकारी मुलाजिम लग रहे हैं, आप तो खुश होंगे, तनख्वाह बढ़ रही है। तनख्वाह सर बढ़ रही है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, हाँ, फीसें बढ़ रही है, स्कूल की, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत बेकार है। इमरान खान की बेकार है, ये शाह साहब की अच्छी है। शाह साहब की कुछ बेहतर है, अभी देखें तनख्वाह ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह हम लोग की। अच्छा, कितना चाहिए आपको अपना घर का बजट बनाने के लिए? 50,000 होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, कम से कम 50,000। 50,000। सरकारी मुलाजिम हैं आप भी? नहीं, हम सरकारी नहीं है, लेकिन हम बजट का सुनने के लिए आए थे। और कहते हैं अन्य नहीं जान देते। बस हम तो अंदर होके आ गए, हमने सुना है आज अल्लाह करे सही आए। क्या करते हैं आप? हम तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपकी थोड़ी आमदनी होगी, एक घर बेच दिया तो 50,000 बन गए। कुछ बन जाते हैं, बस मुनासिब जो बन जाते हैं, अल्लाह का करम है। कितने पैसे चाहिए अब?
तो अल्लाह तवक्कुल पे है, ये मुल्क जो है जिस तरीके से चल रहा है अल्लाह ताला ठीक करेगा बस। आप देखें ना कि 25% उन्होंने तजवीज़ दी थी कि आप बजट को बढ़ाएं। जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं वो कहाँ जाएंगे, इससे गुजारा नहीं होता। ठीक है, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम बजट में? इस दौर के हिसाब से मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 45,000 होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो सफ़ेद पोस्ट जो है अपना गुजारा कर सकता है। 45,000 जी। तो जनाब अगर मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ, कोई कहता है 45,000 भी है, कोई कहता है 50,000 भी कम है, 1 लाख भी कम है, लेकिन माज़रत के साथ जो असम्बली में जाता हूँ, चाहे अपोजिशन के हों चाहे हुकूमत हैं, आप देखिएगा माशाल्लाह उनकी दौलत में, उनकी गाड़ियों में, उनके घरों में, उनकी एम्पायर में कितना इजाफा हुआ है। और एक आम आदमी जो सिंध असम्बली के इर्द गिर्द है उसकी हालत बेचारे कबूतर से भी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होगी। चलिए ज़रा सिंध असम्बली के अंदर चलता हूँ। अभी मैं बाहर से निकल कर आया कि आवाम जो इस बजट के बारे में राय रखते हैं वो तो आपने सुन ली, और मैंने देखा कि ज़रा सिंध असम्बली में देखूं कि यहाँ अपोजिशन और हुकूमत क्या कह रही है। एक तो गरीब मुल्क, गरीब सूबा, उसके जो अरकान असम्बली, उसके जो MNA, उसके जो मिनिस्टर जिन पजेरो गाड़ियों में आते हैं, मेरे ख्याल एक गाड़ी अगर फ़रोख्त की जाए तो इसके बराबर गालिबन 1000 ख़ानदान पल जाएँ। ये जो हमारे मीडिया वाले लाइन से खड़े हैं, अब मैं खुद ऑफ एयर नहीं होना चाहता, लेकिन जो इस मीडिया का हाल है वो भी आपको इल्म है कि इन्हें क्या मिल रहा है। फिर भी ये 12 घंटे 18 घंटे यहाँ खड़े होते हैं, और हमारे ये जो मैंने कहा ना अरकान असम्बली अंदर हो या बाहर एयर कंडीशन कमरों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में ये भाषण दे रहे होते हैं। अपोजिशन में हो तो हुकूमत को, हुकूमत में हो तो अपोजिशन को, इनकी ज़बान व बयान एक ही होती है। लेकिन बदकिस्मती से न इस मुल्क का न इस सूबे का, अब कहा जा रहा है कि हमारे शाह साहब कोई 1400 अरब का बजट पेश कर रहे हैं, कोई एजुकेशन के लिए 170 अरब रुपए रखे हैं, कोई जो सेहत के लिए जनाब 255 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब ये मुझे नहीं पता कि वो ये इदाद शुमार जो हैं, जब हम गलियों, सड़कों, मोहल्लों, चौराहों पे जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन मद में इस साल कितना खर्च हुआ। बल्कि कहा जाता है खर्च ही नहीं हुआ, लेकिन आए कुछ अपोजिशन के लीडरों से जो नज़र आ रहे हैं। मैं जिससे कहा ना कि जो भी उतरता है एक बड़ी लंबी पजेरों से, लंबी गाड़ी से उतरता है, और हमें भी माइक सामने आकर उससे गुफ्तगू करने पड़ती है। लेकिन ये क्या वजह है कि एक बड़ा ठीक है आली आदत है, आपके वहाँ अटॉर्नी जनरल होते हैं, आपके डिप्टी अटॉर्नी जनरल होते हैं, आपके वकील होते हैं, और एक जज साहब जो है बिल्कुल सिंध हुकूमत की, सिंध के अवाम की धुनाई कर रहे होते हैं, खड़े होकर जवाब क्यों नहीं देते? वो कहते हैं ये तो कोई एक आदमी कनाडा से हुकूमत कर रहा है, वो कहते हैं जी यहाँ कुछ नहीं हुआ, नाले आपने देखा ना क्या क्या आ रहे हैं, तो खड़ा आपका जो नुमाइंदा क्यों नहीं कुछ बात करता? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो भी वकला जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंध हुकूमत को, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो पूरी सिचुएशन जो है वो क्लियर करके बताएं, और जो भी खदशात हैं मौजूद बेंच के उसको दूर करें, और उनको वाज़ेह बताएं कि जी ऐसी चीज़ें कोई नहीं है। नहीं, लेकिन ये ऐसा है ना कि इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से यानी कोर्टों में कहा जाता है, लेकिन वकील भी खड़ा होकर जवाब देता है, वो इस बात की मुलाजमत करता है, सरकार का मुलाजिम है, वरना उसे होना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बात में मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वकीलों को जो है वो जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हों उनका केस प्लीड करना चाहिए हक़ाइक़ के साथ। बजट तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल पहले ही 25,000 रुपये कह दिया गया है कि जी इजाफा होगा, वो तो बजट एदाद शुमार के लिए, लेकिन वफाक से जो आमतौर पर शिकायत रहती है अब कम है कुछ ऐसी है? वफाक से शिकायतें जी बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। अच्छा। वफाक का जो रवैया है वो सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है, और उनसे शिकायतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वफाक की तरफ से ज़्यादती है सिंध के साथ, जिसको उनको उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब वफाक का बजट तो आप कह रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, अभी सिंध का बजट के बारे में आपने पहले ही से धुआंधार
2 नंबर लोग हैं सर, ये 2 नंबर लोगों से, 2 नंबर सियासी जमातों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप माशाल्लाह बड़े सीनियर तजुर्बाकार जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं आपने सूबे सिंध के अंदर क्या बेहतरी देखी? आप देखें ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क के चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, बलूचिस्तान आगे निकल रहा है, केपी आगे निकल रहा है, पंजाब आगे निकल रहा है, सूबा सिंध तो आपका पीछे जाते जा रहा है। सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुराद अली शाह के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं, आप नहीं समझे कि आदमी कोट पहनकर आ जाएगा, शर्ट लगा लेगा, MP है। It doesn't make any difference। देखिए एक इंसान को आप जितनी बार तोलेंगे ना, एक वजन है, उसको जितनी बार तोलेंगे वो किलो ही निकलेगा, वो बढ़ नहीं सकता, उसने फेल होना, नाकाम होना है। जो बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जब आप नाले जो हुकूमत साफ नहीं कर सकती सुबह क्या चलाएगी? ये कहते हैं पैसे नहीं दिए जो आप वफाक मांगती थी। भूखे हैं सर, भूखे हैं, मांगते रहते हैं। इनको कितना दें? दे के आवाम को क्या मिल रहा है? सारा पैसा कोई कनाडा लेके जा रहा है, कोई दुबई लेके जा रहा है, कोई जो है लंदन लेके जा रहा है, सारे महल खरीद रहे हैं, हीरों के जेवर निकल रहे हैं। आपको मुझे क्या मिला? आपके गवर्नर हाउस को 6 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने सफाई सुथराई के लिए, आप तो कह रहे थे गवर्नर हाउस गिरा देंगे। नहीं होती है सर। लेकिन गवर्नर हाउस, CM हाउस ये क्यों मौजूद है? प्राइम मिनिस्टर हाउस, अवान सदर क्यों मौजूद है? वज़ीर आज़म साहब तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते हैं, वज़ीर आज़म साहब तो अपने घर में जाके रहते हैं। आपके सामने 108 अरब रुपए वज़ीर आज़म साहब ने बचाए। कौन सा पाकिस्तान के अंदर ऐसा वज़ीर आज़म आए जिसने 108 अरब रुपए की सेविंग्स की हो जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने? फायदा आप तो बड़ा घेराव कर रहे थे सिंध असेंबली का, ये वो क्या कर लें क्या? नहीं वैसे क्या कोई वजह थी उस वक्त? नहीं, हम प्रेस क्लब के ऊपर मुजाहरा कर रहे थे, प्रेस क्लब, क्योंकि ये जो बजट आ रहा है हम समझते हैं कि इस बजट में भी रिवायती तौर पर वही अवाम दुश्मन, तो ये जो बजट आ रहा है रिवायती तौर पर वही बजट है। दही शहरी सिंध की तफरीक है, तरक्याती फंड में जो उसके मद में जो अमाउंट रखी गई है, पिछली बार 100 अरब रुपए खर्च नहीं कर सके। अब इस बार फिर इन्होंने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा और इस बार हमें ये इत्तला है कि MPs की ख्वाहिशात पर उनको उनके हलकों में उनकी मंजूरी से 40-40 करोड़ रुपए की स्कीमें रखी गई हैं। अच्छा है ना, 40,000 करोड़ मिलेंगे, कुछ तो खर्च हो जाएगा। हाँ, तो अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे MPs। और आप भी कीजिएगा ना, आपको भी मिलेंगे। हमें तो उन्होंने 1 रुपया ना देने का वादा किया, टैक्स हमसे पूरा लेंगे। अच्छा एक बात और की, ये सिर्फ आपको सूबे से तो शिकायत रहती है, वफाक के बजट से मुतमईन है? वफाक के बजट का एक फार्मूला है NFC का, उसमें विफाक 1 रुपया भी इधर उधर नहीं कर सकता, और नेशनल फाइनेंस कमीशन स्टेट बैंक के थ्रू वो अकाउंट्स गवर्न होते हैं। मुराद अली शाह साहब जो बात करते हैं कि 700 अरब रुपए आने थे, जब कलेक्ट नहीं हुए तो 700 अरब नहीं आए, 500 अरब। जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तब भी सिंध को 40 अरब रुपए कम मिला था। जरदारी साहब के टेन्योर में भी 1 साल 40 अरब रुपए कम मिला था। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। पिछले साल 1217 अरब था, आज 1500 अरब पे चले गए हम। इन्हें आखिरी बात है कि ये जो PTI ने कहा था, इन्हें याद क्यों नहीं दिलाते कि चारों गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, किसी का खर्च 80 करोड़, किसी का 60 करोड़, अभी सिंध गवर्नमेंट भी 6 करोड़ दे रही है गवर्नर सिंध को, पता नहीं काहे के लिए दे रही है। तो ये ख़त्म क्यों नहीं किए गए बजट? ये VIP प्रोटोकॉल चाहे गवर्नर का हो, प्रेसिडेंट का हो या वज़ीर आला हाउस का हो, ये आवाम के टैक्सों पर जुल्म है। इसको जितना कम से कम गैर तरक्याती अखराजात जितने कम होंगे आवाम उतना खुशहाल। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाती? आपको वज़ीर इस बार भी आवाज़ उठाएंगे। अब हमारी तकरीर सुनते क्या है? नहीं हम तो सुनते हैं, देखते हैं। अभी आप ही की सुन रहे हैं ना ख्वाजा साहब।